वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSB का PGT इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो 21 जून 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। हम उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इस क्वेश्चन पेपर की ऑलरेडी 2 वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर की 3rd वीडियो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी हम डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हम इकोनॉमिक्स के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो एस्टेट के हों, KVS के हों, NVS के हों, DSSB के हों, हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। हमने हर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप चैनल पर जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये वाला क्वेश्चन पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इसका मेरे पास हिंदी वर्जन नहीं था, इसीलिए मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नहीं ला पाई। लेकिन हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम उसको हिंदी में भी बहुत अच्छे से समझते हैं। आई होप सो इस क्वेश्चन पेपर में आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स विच एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइस एंड हाउ मार्केट कोऑर्डिनेट एंड चॉइस ऑफ वेयर डिसीजन मार्केट इज। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इकोनॉमिक्स की उस ब्रांच को क्या कहते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के डिसीजन को अफेक्ट करती है, इकोनॉमिक्स चॉइसेस को इफेक्ट करती है, मार्केट कैसे काम करती है ये सब आपको बताती है, और कैसे कैसे डिसीजन लेने में डिफरेंट चॉइसेस रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ये बोला गया है, क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, या पब्लिक इकोनॉमिक्स है। अब आप क्वेश्चन को ही पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है कि इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो ये बताती है कि इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति इकोनॉमिक चॉइसेस कैसे करता है, मार्केट कैसे काम करती है, डिसीजन में आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं। आप जहाँ पर एक व्यक्ति, एक फर्म, हर एक चीज़ का इंडिविजुअल लेवल पर अध्ययन करते हो, तो वो आपकी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है पॉल स्वीजी मॉडल फेल टू एक्सप्लेन। पॉल स्वीजी का जो मॉडल है वो क्या जो है एक्सप्लेन करने में फेल हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कि जो हमारा डिसीजन हम लेते हैं उसमें डिपेंडेंसी होती है, वो चीज़। सेकंड है इनडिटरमिनेट डिमांड एंड प्राइस रिजिडिटी, कि कहीं ना कहीं पॉल स्वीजी का जो मॉडल है वो डिमांड का को नहीं डिफाइन कर पाता और प्राइस रिजिडिटी को भी नहीं बता पाता। थर्ड ऑप्शन है हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड, क्या ये नहीं बता पाता कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन प्राइस कंपटीशन को नहीं बता पाता। अब आप ये क्वेश्चन देखिए। अब आप लोगों को पता है पॉल स्वीजी ने जो मॉडल दिया था उसके अंदर प्राइस रिजिडिटी की तो बात की गई थी। 1938 के आसपास ये मॉडल आया था और इसमें ये बताया था कि किस तरह नॉन कंपटीशन होते हुए भी ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, कि जबकि आपकी मार्केट में कोई कोल्यूजन नहीं है। और जो पॉल स्वीजी का मॉडल था वो आपको हमेशा प्राइस रिजिडिटी बताता है। ठीक है, प्राइस रिजिडिटी बताता है कि ऊपर वाला हिस्से की जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड कर्व की वो ग्रेटर देन 1 होती है, नीचे वाले हिस्से की जो इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1 होती है। और किस तरह से एक पर्सन जो है, एक प्रोड्यूसर जो है, प्राइस के डिसीजन पर जो है वो स्टिक रहता है। लेकिन आपने देखा होगा पॉल स्वीजी के मॉडल में कभी भी ये नहीं बताया गया कि जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होंगे। ये जो प्राइस रिजिडिटी डिसाइड होती है कि ये प्राइस होगा, इतनी क्वांटिटी हम सेल करेंगे, लेकिन ये जो प्राइस है ये कैसे डिसाइड होगा, ये पॉल स्वीजी का मॉडल एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। इसी बात पर इसकी क्रिटिसिज्म भी हुई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर क्या है कि हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड, ये बताने में वो फेल हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, उदारीकरण जो एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी 1991 के अंदर, उसका जो है क्या एक पार्ट नहीं है, उसमें क्या चीज़ की बात नहीं की गई। फर्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट करना। डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब गवर्नमेंट अपनी जो कंपनीज है वो बेच रही है प्राइवेट सेक्टर को, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। सेकंड ऑप्शन है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। क्या लिबरलाइजेशन में, उदारीकरण में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के रिफॉर्म्स किए गए। थर्ड ऑप्शन है टैक्स रिफॉर्म्स किए गए। एंड फोर्थ ऑप्शन है डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आपने देखा होगा उदारीकरण में क्या किया गया था, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ थी उनको आसान बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। टैक्स स्ट्रक्चर को भी आसान किया गया था क्योंकि प्रोड्यूसर को बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए थे, उन सबको ख़त्म किया गया था। कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, बाकी किसी के लिए भी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया था। तो हम ये कहेंगे लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट हैपन टू मार्च एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज। अब क्वेश्चन है कि आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि एक पर्सन कितना सेव करता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपकी एपीएस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप ये बताइए, जब आपके पास इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हो, ज़्यादा तो आप उतना खर्च नहीं करते जितना आपको करना चाहिए, आप सेविंग पर फोकस करते हो। तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है कि अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो मैं अपना एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को क्या करूँगा, इंक्रीज करेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इनमें से कौन सी एक चीज़ 1991 के जो रिफॉर्म्स आए थे वो जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, कौन सा इवेंट, सबसे पहले रिकमेंडेशन ऑफ WTO एंड IMF, ये बात सही है। क्या हुआ था, एलपीजी जब पॉलिसी लाई गई थी, लिबरलाइजेशन या इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई थी 1991 की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने इंडिया को रिकमेंडेशन दी थी ये पॉलिसी को लाने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड है इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे एंड एक्सटर्नल डेट था। ये आप लोगों को पता है कि 1991 में हमने एलपीजी इसलिए अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, इंडिया के पास पैसा नहीं बचा था और हमारा एक्सटर्नल डेट बढ़ता जा रहा था। तो ये एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हम एलपीजी पॉलिसी को लेकर आए थे। फिजिकल इम्बैलेंस तो था ही, फिजिकल इम्बैलेंस होता है राजकोषीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा था, बजट के अंदर हमारा डेफिशिएट बढ़ता जा रहा था, ये एक रीज़न था जिसकी वजह से हम एलपीजी पॉलिसी को लेकर आए। फोर्थ ऑप्शन देखिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये रीज़न नहीं था। अगर हमारी इकोनॉमी का मैनेजमेंट एफिशिएंट होता है कुशल मैनेजमेंट, अगर हमारी इकोनॉमी का मैनेजमेंट कुशल होता तो हमें एलपीजी पॉलिसी 1991 लाने की ज़रूरत ही ना होती, ये कोई रीज़न नहीं था। तो इसीलिए यही हमसे पूछा है कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई उनको लाने का क्या एक रीज़न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रिजनर जो डायलेमा होता है वो क्या होता है। अब आप लोगों को पता है ये गेम की एक सिचुएशन होती है जहाँ पर एक पैराडॉक्स होता है। क्या होता है, प्रिजनर डायलेमा क्या होता है, एक पैराडॉक्स होता है डिसीजन को एनालाइज करने में। मान लो इसमें क्या होता है, 2 इंडिविजुअल होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्ट कैसे करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रख कर डिसीजन लेते हैं और वो जो है ऑप्टिमम जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते।
तो हम ये कहेंगे प्रिजनर डायलेमा जो है वो क्या है, नॉन ज़ीरो सम गेम है। नॉन ज़ीरो सम गेम कौन सी गेम कि वो अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, फिर वो डिसीज़न लेते हैं, और डिसीज़न जो होता है वो डिसीज़न कभी भी ऑप्टिमम आउटकम नहीं देता। तो इसीलिए ये नॉन ज़ीरो सम गेम है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से भी जो है समझाया गया है कि प्रिजनर डायलेमा जो है वो क्या होता है। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल में समझाया गया है कि मान लो कि दो पर्सन है, दो पर्सन ने क्या किया, क्राइम किया है। मान लो वो चोरी कर रहे थे और चोरी करते टाइम पकड़े गए हैं, और मान लो पुलिस के पास क्या है, जो प्रूफ है वो एफिशिएंट प्रूफ नहीं है। तो फिर यहाँ पर प्रिजनर डायलेमा का यूज़ किया जाएगा और फिर जो है उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है। दोनों ही पर्सन को, बिल्ला और रंगा को, अलग अलग कमरे में बिठाया जाएगा ताकि जो पुलिस है उनसे डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ सके। अब क्या होता है, अगर बिल्ला और क्या रंगा दोनों ही क्या कर लेते हैं, अपना क्राइम स्वीकार कर लेते हैं। मान लो उन्होंने कोई चोरी की है, कुछ भी किया है क्राइम, उसको स्वीकार कर लेते हैं, अलग अलग कमरों में उनसे पूछताछ हो रही है, तो दोनों को मिलाकर होती है 5-5 साल की सज़ा। ठीक है। अब क्या होता है, अगर होता है मान लो बिल्ले ने क्या कर दिया, बिल्ला जो है वो स्वीकार नहीं करता, लेकिन रंगा जो है वो स्वीकार कर लेता है कि मैंने क्राइम किया है। तो जो स्वीकार कर लेगा, पुलिस के साथ कोऑपरेट कर लेगा, उसको 1 साल की सज़ा है, दूसरे वाले को 10 साल की सज़ा है। ठीक है। और ऐसे यहाँ पर है, अब रंगा ने स्वीकार कर लिया कि उसने क्या किया है। यहाँ पर क्या है, बिल्ला ने स्वीकार कर लिया कि उसने क्या किया था, उसने क्राइम किया है, तो उसको 1 साल की सज़ा, और रंगा स्वीकार नहीं करता तो उसको 10 साल की सज़ा होगी। ठीक है। और फोर्थ जो सिचुएशन है वो क्या है कि अगर दोनों ही क्या है अपना क्राइम स्वीकार नहीं करते और पुलिस के पास कोई एविडेंस भी नहीं है अच्छे वाला कि उनको पकड़ सके, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, दोनों को क्या हो रही है, 2-2 साल की सज़ा हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब डिसीजन लिया जाता है तो वो अपने ओन इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जो भी आउटकम आते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन जीरो सम गेम होते हैं। ये मैंने आपको प्रिजनर्स डायलेमा का एक एग्जाम्पल से समझा दिया ताकि आगे जो क्वेश्चन आए आपको थोड़ा ईजी पड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यूजुअली स्टेटस फॉर यूथ पर्सन 15 to 29 इन इंडिया वाज। यहाँ पर ये बोला, अब आपको पता है पीरियोडिक एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, लेबर फोर्स सर्वे होता है, और 21-22 में भी ये सर्वे हुआ है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 15 साल से 29 साल के जो लोग हैं इंडिया के अंदर, उस यूथ में कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज यूजुअली कितना रहता है। तो जितना % अनएम्प्लॉयमेंट रहता है लेबर फोर्स के अंदर वो है 12.4%। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन केस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन एक्सपेंशन पाथ जो है आपका कैसा होता है। अब आप लोगों को पता है कि अगर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है, इन्होंने बोला है होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब आपका प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह का है, और एक तरफ आपके पास कैपिटल है, दूसरी तरफ आपके पास लेबर है, और यहाँ पर आपका एक्सपेंशन पाथ इस तरह से बनेगा, और आपका एक्सपेंशन पाथ इस तरह से बनेगा, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल आपके अप्लाई होंगे। तो आपका जो एक्सपेंशन पाथ है वो क्या है, आप ये देखिए क्या चीज़ है, ये आपका एक्सपेंशन पाथ लीनियर है ना। तो यही इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस है तो आपका जो एक्सपेंशन पाथ बनेगा प्रोडक्शन का वो कैसा बनेगा, वो आपका लीनियर बनेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको CES प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है। अब उसकी इक्वेशन दी गई है क्यू इज इक्वल टू ए अल्फ़ा, ये पूरी आपके पास इक्वेशन है। ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है ए जो है किस लिए स्टैंड करता है। अब आप लोगों को पता है ये जो आपकी पूरी इक्वेशन होती है CES प्रोडक्शन फंक्शन की, आपको इक्वेशन याद होगी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो CES प्रोडक्शन फंक्शन की आपकी इक्वेशन होती है उसके अंदर ये ए जो है किस तरह, वो क्या है, ए जो है आपका एक एफिशिएंसी पैरामीटर को दिखाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और इसके अंदर ये जो आपका अल्फ़ा है और 1 माइनस अल्फ़ा है, ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। और ये आपका जो थीटा जो है, इसको आप क्या बोलोगे, थीटा जो आपका यहाँ पर गिवन है, ये आपका क्या कहलाएगा, थीटा की वैल्यू जो है आपकी, ये आपका कहलाएगा कौन सा पैरामीटर कहलाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर कहलाएगा। तो आप ये बोलोगे ए आपका एफिशिएंसी पैरामीटर है, और ये वाला जो थीटा है, ए वाला छोटा ए, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर आपको बताएगा कि लेबर और कैपिटल का प्रोडक्शन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके बाद जो आपका जो थीटा है इस तरह का, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर कहलाता है। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब यहाँ पर ए पूछ लिया गया है, तो इसीलिए हमसे क्वेश्चन में ए पूछा है, तो ए आपका कहलाएगा एफिशिएंसी पैरामीटर आपका कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन प्रिजनर डायलेमा टू चीट व्हेन। आप जो वही वाला क्वेश्चन है कि प्रिजनर वाला केस है, डायलेमा है, और आप कब चीट कर सकते हो, और चीट करने में भी आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन प्रिजनर डायलेमा इज टू चीट व्हेन। कब आप चीट कर सकते हो, व्हेन यू प्ले द गेम सेवरल टाइम विद डिफरेंट अपोनेंट, कि आप तब चीट कर सकते हो जब आप उसी गेम को, जैसे 2 पर्सन में जो गेम खेली गई, आप उसी गेम को कई बार खेलते हो और अलग अलग आपके पास पर्सन है जिनके साथ आप गेम खेलते हो। यू प्ले द गेम वंस, अगर आप एक बार गेम खेलते हो तब आप चीट कर सकते हो इस डायलेमा के अंदर। यू प्ले द गेम सेवरल टाइम विद सेम अपोनेंट, अगर आप एक ही गेम को सेवरल टाइम एक ही अपोनेंट के साथ खेलते हो तब नेवर चीटिंग इज रोंग, चीट करना रोंग है। अब यहाँ पर जो प्रिजनर डायलेमा में बेस्ट स्ट्रेटेजी पूछी है और आपको चीटिंग करने के लिए बोला है, ठीक है, तब आप तभी कर सकते हो, तभी आपकी फ़ायदेमंद रहेगी जब आप उस गेम को क्या करोगे, सिर्फ एक बार खेलोगे। अगर आप एक से ज़्यादा बार चीट करोगे किसी को भी, तो सेकंड जो पर्सन जिसके साथ आप खेल रहे हो वो भी ये स्ट्रेटेजी अपना सकता है, तब आपको कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए तभी आपको फ़ायदा होगा तब जब आप यू कैन प्ले गेम वंस, सिर्फ आप एक बार गेम खेलते हो, यही आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वन ऑफ द मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो फाइनेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म आए थे 1991 में भी लेके आए थे नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट, और 1998 में। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि उसका मेन जो एम था वो क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक, कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी बैंक आ जाए, ये हमारा ऑप्शन था। वाइडिंग ऑफ टैक्स बेस, कि हमें जो टैक्स लगाना था ना उसका जो बेस था उसको इंक्रीज़ करना था। थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म करना है हमें किसका, रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, कि वो आरबीआई का जो रोल था है इस टाइम रेगुलेट करने का है सभी, उस रेगुलेशन के रोल को आरबीआई का हटा देना है हमें, और आरबीआई का काम सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करना होना चाहिए, तो उसके रोल को फैसिलिटेटर का रोल बनाना है। फोर्थ ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ रेट्स, कि हमें इंपोर्ट के जितने भी टैरिफ लगते हैं उन रेट्स को घटाना है। अब आप देखिए सबसे जो बड़ा एम था वो यही था कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसके रोल को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल, जो कि एक रेगुलेटर का रोल है, उसको अब फाइनेंशियल सेक्टर जो फैसिलिटेटर के रोल में लेके आना, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाने का, कि आरबीआई कम से कम रूल एंड रेगुलेशन लगा पाए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया इन 2 सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 2 सेक्टर मॉडल किन किन के बीच में होता है, 2 सेक्टर में क्या होगा, एक तरफ आपका हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक तरफ आपकी फर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द लिविंग ऑफ टैक्स, टैक्स को लगाना इज विच फंक्शन ऑफ बजट, बजट का कौन सा फंक्शन है। फर्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ। आपने टैक्स लगाया है, टैक्स लगाना हमारे बजट में एक रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फंक्शन कहलाएगा, कि आप कौन से कमोडिटी पर कौन सी सर्विस पर आप टैक्स लगाते हो, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना ये बजट
का फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु गिव द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की जो थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड में हम पढ़ते हैं, वो जो है किन्होंने दी है, तो आप लोगों को पता है ये थ्योरी एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी। डेविड रिकार्डो ने कौन सी दी थी? डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज दी थी, और बर्टिल ओल्हिन ने क्या दिया था? मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दी थी। तो यहाँ पर फैक्टर एंडोर्समेंट थ्योरी दी थी, यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी थी, यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी गई थी। और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है, तो एडम स्मिथ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बोला गया है, मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ जीडीपी एंड। अब किसी भी इकोनॉमी में कितना मोनेटाइजेशन है, कितना पैसा है, उसको अगर आपको मेज़र करना है तो आप कैसे मेज़र करोगे? तो इन्होंने कहा ऊपर है जीडीपी, ऊपर होती है एक इकोनॉमी की जीडीपी। जीडीपी क्या होती है कि एक इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, उसकी मॉनेटरी टर्म में वैल्यू क्या है, जीडीपी। नीचे होता है आपका M2 के जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो आप रेशो में लिखते हैं, तब आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आता है वो होता है मोनेटाइजेशन रेशो। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया जीडीपी अपॉन M2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन फॉर एन एक्सेप्शनल इन लो ऑफ डिमांड, कि इनमें से किस रीज़न पर लो ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ये आप ये बोल सकते हो मांग के नियम का क्या है यहाँ पर अपवाद हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, की एक्सपेक्टेशन की वजह से मांग का नियम लागू नहीं होता। सेकंड है ग्रेटर पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी इन कंजप्शन बास्केट, कि आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास आपके पास जो भी पैसा है आप उसको कंजप्शन पर खर्च कर रहे हो। इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है आपके पास। अब आप देखिए, जब लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड होती है, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, या जब आप अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा कंजप्शन बास्केट पर खर्च करते हैं, तब तो होता है लो ऑफ डिमांड अप्लाई। लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में किसी गुड्स के क्या प्राइस होंगे, तो वहाँ पर मांग के नियम का एक अपवाद होता है। तो ये तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू केन्ज द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज। अब जो केन्ज थे वो शॉर्ट रन में विश्वास करते थे, तो उनका एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये होता था हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि उनका मानना था इन अ लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व होता है, और इसमें भी स्टिकनेस होती है, जो वेजेस होती है वो चेंजेस नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रन कोस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किस शॉर्ट रन का जो कोस्ट कर्व है, कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है? अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ऐसे वाली ये डायग्राम होता है, इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है हर पॉइंट पर 1 होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का ऐसा डायग्राम होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का होता है, मार्जिनल कॉस्ट का होता है, एवरेज कॉस्ट का। आपने देखा है एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो डायग्राम होता है वो ये ऐसा होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 20 के आसपास क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे फिर भी बच गए हैं। आने वाले जो पार्ट्स होंगे उसमें हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँ क्वेश्चन पेपर्स पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ शेयर माई चैनल।